स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विके सर आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अर्थात वायुमंडल में विभिन्न हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी के सतह के तापमान का बढ़ जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो आज हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किन किन जगहों से होता है। सबसे पहले पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन से ग्रीन हाउस गैस 21.3% निकलती है, अर्थात पूरे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों की तुलना में सबसे अधिक 21.3% गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट में निकलती है। दूसरा उद्योग से 16.8% गैसें ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। फिर है यातायात और वाहन, अर्थात यातायात और वाहनों से कुल मिलाकर 14.1% उत्सर्जन गैसें ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। फिर है खेती और कृषि से संबंधित उत्पादों से, अर्थात उर्वरकों से, कीटनाशकों से, इनसे 12.5% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। फिर है जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से। इनसे 11.3% ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, अर्थात ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मुख्य कारक के रूप में कार्य करते हैं। फिर है रिहायशी क्षेत्रों से। इनसे 10.3% गैसों का उत्सर्जन होता है। बायोमास जलने से 10% गैसों का उत्सर्जन होता है और कचरा जलाने से 3.4% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो ये सभी मुख्य कारक हैं जिनसे कि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव। ये हमारे वायुमंडल, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इनके कारण क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेस, कारण। सबसे पहले है वनों का दोहन, अर्थात पृथ्वी के स्तर के तापमान को बढ़ने में वनों का दोहन सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि वनों का दोहन अर्थात पेड़ों की कटाई या वनों का समाप्त होना। तो पेड़ों के कटने से पृथ्वी के सतह का तापमान स्वतः बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ CO2 को अवशोषित करते हैं, परंतु जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 का स्तर और अधिक बढ़ेगा। इस दौरान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। 1980 से 90 का दशक सबसे गर्म दशक माना गया है, क्योंकि इस दौरान बहुत अत्यधिक जो है पृथ्वी के स्तर का तापमान बढ़ गया था और इसी दौरान सभी देशों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकना है। दूसरा है हवाई यातायात। हवाई यातायात का अर्थ
हवा में उड़ने वाले सभी यातायात से, जिनमें कि एरोप्लेन सबसे मेन है, मुख्य है। तो एरोप्लेन उड़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पड़ता है यह जानेंगे। एरोप्लेन के चलने से CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है तथा यह 28 से 40,000 फीट की ऊंचाई तक अपने CO2 गैसों का उत्सर्जन बहुत अत्यधिक करती है। और इस दौरान यह स्तर 500 गुना बढ़ जाता है, CO2 का स्तर 500 गुना बढ़ सकता है। प्रत्येक 4000 मील तक हवाई जहाज चलने से 1 टन CO2 का उत्सर्जन होता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। फिर है धुआं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज का धुआं जिनमें कि कार्बन होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो उससे वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, अर्थात पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या में और वृद्धि हो जाती है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बढ़ता है। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। सबसे पहले ऊष्मा असंतुलित हो जाती है। अर्थात जैसा कि हमने पहले भी जाना कि पृथ्वी के स्तर का तापमान बढ़ जाता है। इस दौरान ऊष्मा बढ़ने से मानसून में देरी हो सकती है, अकाल पड़ सकता है, कहीं बाढ़ आ सकती है, कहीं सूखा पड़ सकता है, कहीं चक्रवात उठ सकते हैं, कहीं लू चलते हैं, अर्थात ये सब मौसमी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। फिर है ग्लेशियर का पिघलना, अर्थात बड़े बड़े हिमखंडों का पिघलना। जब पृथ्वी का स्तर का तापमान बढ़ेगा तो अंटार्कटिका और आर्कटिका में मौजूद ग्लेशियर्स और भी बहुत जगह जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, जिससे कि समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। और समुद्री जल स्तर बढ़ने से वहाँ के आसपास के तटीय क्षेत्रों में जल का बहुत अधिक मात्रा में वहाँ समावेश हो जाएगा और वह क्षेत्र डूब भी सकते हैं। तीसरा है सूखापन। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से सूखा पड़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है और भयंकर सूखे का ये रूप ले सकता है। 2001 में अमेरिका के पूर्वी भाग में बहुत अत्यधिक सूखा पड़ा था, जिससे कि वह उस वर्ष सबसे भयंकर सूखे के रूप में जाना पड़ा। तो हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारे दैनिक जीवन में ढेर सारी परेशानियां आ सकती हैं। फिर है मृदा की नमी कम हो जाना, अर्थात तापमान में वृद्धि होने से वर्षा में कमी भी हो सकती है और उस तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के या भूमि के नमी में कमी आ सकती है, जिससे कि ज़्यादा अधिक पानी वाले फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि जब भूमि में नमी नहीं होगी तो ज़्यादा अधिक पानी जिस फसल को चाहिए उसमें वह कमी होगी और वह फसल खराब हो जाएगी। फिर है
जलवायु परिवर्तन, अर्थात जब मौसम पर इसका प्रभाव पड़ता है तो जलवायु परिवर्तन हो जाता है। अर्थात गर्मी के दिन में भी बारिश हो, कहीं ठंडा के मौसम में भी बारिश होता है, फिर कहीं बरसात के मौसम में भी बारिश नहीं होने की संभावना रहती है। अर्थात जलवायु में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर है श्वसन संबंधी बीमारियां। जलवायु वातावरण में, पर्यावरण में ऐसे परिवर्तन के कारण या हानिकारक गैसों के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां बहुत अधिक हो सकती हैं। साथ में और भी बीमारियां जो विकराल रूप ले सकती है, जैसे मलेरिया, डेंगू आदि। नेक्स्ट है कि अगर CO2 का स्तर बढ़ जाता है, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, तो महासागरों को CO2 को कंट्रोल करने के लिए अपना बहुत जो है प्रयास करना पड़ता है। और उस प्रयास के कारण महासागरों में CO2 बढ़ने के कारण वहाँ के जलीय जीवों के जीवन पे संकट आ सकता है। घास के मैदानों में घास की कमी हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण घास के मैदानों में घास की कमी हो जाती है, जिससे कि वहाँ आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के जीवन पे परेशानी आ सकती है और उनका जीवन खतरे में जा सकता है। अब है इसके निवारण के उपाय। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कंट्रोल करना है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जिससे कि CO2 को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि पेड़ CO2 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में करते हैं और CO2 उससे कंट्रोल हो सकता है। दूसरा है वनों की कटाई रोकी जाए। अगर हम अत्यधिक पेड़ नहीं लगाएं तो कम से कम वनों की कटाई को भी रोकें, जिससे कि CO2 का नियंत्रण हो सके। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस गैस के उपयोग में प्रतिबंध लगाया जाए। फिर है जीवाश्म ईंधनों के विकल्प ढूंढे जाएं। अर्थात जीवाश्म ईंधनों के दोहन के पश्चात ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उसमें अधिक होता है। इसलिए हमें जीवाश्म ईंधन के विकल्प ढूंढने चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट है कारखानों से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों पर प्रतिबंध। अर्थात कारखानों से निकलने वाले गैसों में यह चेक होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस वहाँ से निकलते हैं और उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो आज हमने जाना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव क्या हैं और उनको नियंत्रण करने के क्या उपाय हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की जानकारी लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।